नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अचानक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पे निकलना। क्या ये सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमैटिक टूर है या फिर ये इंडो पैसिफिक समंदर में चीन को उसी के बिछाए हुए जाल में मात देने वाला भारत का सबसे बड़ा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, दुनिया ताइवान और साउथ चाइना सी की उलझनों में फंसी हुई है, आप सब जानते हैं। और यहाँ भारत ने शांति से चीन की सबसे कमजोर नस यानी मलक्का स्टेट की चाबी इंडोनेशिया के हाथ में रख दी है। आर्मेनिया से लेकर के ग्रीस और अब सेशेल्स से लेकर के इंडोनेशिया तक भारत अब सिर्फ रिएक्शन देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि सामने वाले के घर में घुसकर इक्वेशन बदलने वाला देश बन चुका है। तो सवाल उठता है कि आखिर इंडोनेशिया ही क्यों? क्यों इस दौरे से बीजिंग से लेकर के इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है? क्या भारत ने दक्षिणी पूर्व एशिया में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार कर लिया है, जिससे चीन का अब दम घुट रहा है? कई सारे सवाल हैं, इन्हें समझते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन आर्मी के दिग्गज लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। इनको मैं जोड़ लेती हूँ, आगे फिर चर्चा को बढ़ाते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके ऑडियंस को। सर, ब्रह्मोस और मिडल ईस्ट का जो समीकरण है, हमने यूएई के साथ ब्रह्मोस और डिफेंस डील्स पे बात आगे बढ़ाई है। लोग इसे सिर्फ एक व्यापार देख रहे हैं, लेकिन क्या भारत यहाँ सऊदी अरब और तुर्की के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा कर रहा है? क्या हम मिडल ईस्ट के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं? कि सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि आने वाला विश्व किस तरह का होगा। अगर आप ये समझेंगी तब आपको भारत की स्ट्रैटेजी पता चलेगी। तो जो आने वाला विश्व है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो 4 तरह की संभावनाएं दिखती हैं। या तो विश्व ऐसा होगा कि जो मेजर पावर्स हैं उनके इर्द गिर्द घूमेगा, यानी कि यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, यूरोप, ये 4-5 पावर्स होंगे जो कि पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस करेंगे। और बाकी सब लोग जो है इनके इर्द गिर्द अपना अपना एक दायरा बना करके पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस करेंगे या कंट्रोल करेंगे। दूसरा खाका विश्व का क्या हो सकता है? दूसरा खाका जो है विश्व का ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड इमर्ज करे, यानी कि जिस देश के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है वो देश धीरे धीरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विशेषता होती है कि वो जी, बॉर्डर्स को बिना बिना कुछ किए क्रॉस हो जाती है। तो मैं एग्जांपल जैसे देता हूँ, अगर मेरी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो मैं पूरे विश्व को अपनी टेक्नोलॉजी जी, से कंट्रोल कर जी, जी, सकता हूँ। ठीक है? जी, और तीसरा तरह का जो खाका और इसमें फिर क्या होगा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, जो सिविल प्लेयर्स हैं, एलॉन मस्क हो गए, फेसबुक के जो जकरबर्ग हो गए, गूगल के हमारे सुंदर पिचाई जी हो गए, तो जो ये लोग हैं ये लोग जिनके साथ रहेंगे वो दुनिया को कंट्रोल करें। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड हो सकता है। तीसरा है सिविलाइजेशनल वर्ल्ड। ईरान, चाइना, रशिया, यूरोप, भारत, ये ऐसी इजिप्ट, ये ऐसी सभ्यताएं हैं जो कि आसानी से खत्म नहीं की जा सकती।
तो अगर इनके ऊपर हमला भी किया जाएगा, तो ये लोग इनके अंदर इतनी एक सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ होगी कि वो इस हमले से, अपने इस अटैक से वो अपने आप को बचा भी सकते हैं और आगे और पावरफुल होकर के निकल सकते हैं। तो एक सिविलाइजेशनल वर्ल्ड का भी एक आधारशिला मुझे दिखती नज़र आ रही है और इसकी शुरुआत जो है ईरान ने करी है और रशिया अभी वो दिखा रहा है कि वो सिविलाइजेशनली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। और चौथा जो एक विश्व मुझे नज़र आ रहा है और कई एक्सपर्ट्स हैं, समीर सरन हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस समय इंडिया के गवर्नमेंट के क्लोज थिंकर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। वो कहते हैं तीसरा हो सकता है एक पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड। और मेरा जो खुद का मानना है कि दुनिया अब पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड की तरफ जा रही है। पॉलीसेंट्रिक से क्या मतलब होता है? पॉलीसेंट्रिक से मतलब मल्टीपल पावर सेंटर इमर्ज करेंगे। साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, भारत, यूएई, इज़राइल, भारत, नॉर्वे, नीदरलैंड्स। अब आपको समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये जो मैंने आपको ये जो विश्व की रचना बताई है, तो इसमें भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड बनने की कगार पे है। जो मेजर पावर्स का तो वो है कि ब्राज़ील हो गया, सॉरी ब्रिक्स हो गया, नेटो हो गया, उस तरह का, वो भी रहेगा। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सारे विश्व के ये जो विशेषताएँ हैं, एक साथ भी रह सकती हैं। यानी कि लेयर्ड वर्ल्ड हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड भी रहेगा, सिविलाइजेशनल वर्ल्ड भी रहेगा, पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड भी रहेगा, मल्टीलेटरल वर्ल्ड भी रहेगा और हो सकता है एक 5वीं जो संभावना है जिसकी कि लोग कम बात करते हैं, G2 वर्ल्ड, यानी कि 2 बड़े पावर जो हैं, एक तो डिक्लाइन कर रहा है, अमेरिका का पतन शुरू है। चाइना सोच रहा है कि वो राइज़ करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना अब इससे आगे बढ़ पाएगा। ये चाइना का एक तरह से समझ लीजिए अपर लिमिट आ गई है। अब यहाँ से वो भी नीचे जाना शुरू करेगा। तो वो बाइपोलर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जिस तरह का विश्व उभर के आएगा, जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं चारों तरफ, वो है पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड की। और भारत ने इसको कहीं से भाँप लिया है। भारत को ये लगता है कि अगर हम पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड में एक लीडर के तौर पर निकलते हैं, तो हम न केवल चाइना को, बल्कि बाकी जो पावर्स हैं, यूरोप हो गया, रशिया हो गया, इन सबको हम मात दे सकते हैं चेस बोर्ड पे, ग्लोबल चेस बोर्ड पे। तो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। अगर आप पश्चिम से शुरू करें तो साउथ अमेरिका, फिर यूरोप से करते हैं तो आर्कटिक का पूरा रीजन, फिर अगर वेस्ट एशिया में आते हैं तो फिर ये हमारा जो है यूएई, इज़राइल वाला जो लिंकेज है। फिर कोशिश ये भी जारी है भारत की कि सेंट्रल एशिया को अपने उसमें किया जाए, तो अफ़गानिस्तान, ईरान के साथ भी भारत भारत ने उसको वो नहीं बोला है कि वो उसके साथ नहीं है। चाबहार पोर्ट हो गया, रोड कनेक्टिविटी है अफ़गानिस्तान से, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांजिट कॉरिडोर की भी बात चल रही है, जो रशिया को कनेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर इधर ईस्ट में आएँगे तो आसियान में इंडोनेशिया, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, ये एक पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड के अच्छे निशान नज़र आ रहे हैं। फिर भारत ने पैसिफिक आइलैंड में, जहाँ पे फिजी हो गया, सैल्मन आइलैंड्स होंगे, यहाँ पर भी हालाँकि उतना एक्टिव नहीं है क्योंकि हमारे इलाके से बहुत दूर है, लेकिन वहाँ का जो कल्चरल कनेक्ट है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वहाँ पे भारतीय मूल के बहुत लोग वहाँ पर सेटल्ड हैं और गवर्नमेंट में भी हैं। कई तो फिजी में तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही भारतीय मूल की है। तो मैं इधर भूल गया था, अफ्रीका को भूल गया था। इसमें मॉरिशस, अ, सेशल्स, फिर साउथ अफ्रीका, तो यहाँ भी एक एक्सिस घूम के आ रही है।
तो ये एक पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड को अपने इन्फ्लुएंस द्वारा अपनी साइड करने की मोदी जी की पिछले 2 महीने से ताबड़तोड़ विजिट चल रही है। और उसी की श्रृंखला में इंडो पैसिफिक में भी जगह बना रहे हैं। धीरे-धीरे जगह बना कर के उसमें हम एक कंस्ट्रक्टिव काम भी कर सकते हैं। तो ये उसी की दिशा में एक कंटीन्यूअस विज़िट है। कई लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मोदी जी हमेशा बाहर ही जा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़े संरचना चक्रव्यूह का एक हिस्सा है। अब बड़े-बड़े हाथी हैं, इंडोनेशिया और ग्रेट अंडमान निकोबार आइलैंड, ये इस जगह से ना तो किसी को आने दे सकते हैं, ना जाने दे सकते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ एक बहुत बड़ा विश्व का प्रॉब्लम बन गया, तो मलक्का स्ट्रेट है ना, वो विश्व की मतलब बड़ा प्रॉब्लम नहीं, एक विशालकाय प्रॉब्लम बनेगा क्योंकि ट्रैफ़िक ट्रेड का यहाँ से आता भी है और जाता भी है। भारत देखिए वियतनाम से ट्रेड करता है, पूरे आसियान में ट्रेड होती है भारत की, इसी तरह बाकी विश्व के लोगों की और इधर के राष्ट्रों को हमारे वेस्ट से, यूरोप से भी लाना पड़ता है, सबसे बड़ा तो है ऑयल का, एनर्जी का ट्रेड। सो इतना 50 टू 65% ट्रेड जो है दुनिया की, वो इस मलक्का स्ट्रेट से गुजरती है, आप देख लीजिए। क्या हश्र होगा अगर इस ज्योग्राफी को किसी ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसे कई और ज्योग्राफीज़ हैं जहाँ पे भारत को उतना इस समय ज़्यादा इंटरेस्ट अभी इस समय नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा विश्व का मैप देखेंगी तो ऐसा लग रहा है कि भारत ने एक एक इतना बड़ा मुँह खोल दिया है कि जिसमें सारी मछलियाँ इतना बड़ा जाल बनाया है कि जिसमें मछलियाँ ब व्हेल मछली भी आकर के फँस सकती है। और ये व्हेल मछली हमारे हिसाब से कौन है? हमारे जो ऊपर जिसने नॉर्दर्न एरिया हमारे अपना वो व्हेल की शक्ल में आके बैठा हुआ है, उसको ये जाल बनाने के लिए काम आ रही है। धीरे-धीरे देखते जाइए और भी इसमें बढ़ोतरी होगी। तो एक साउथ कोरिया, जापान, भारत ये एक जैसे ही इन तीनों अब क्या हुआ जैसे ही जापान की प्राइम मिनिस्टर वापस गईं, उन्होंने स्टेटमेंट दी इंडिया और जापान के बारे में, चाइना के पता नहीं कहाँ-कहाँ पर आग लग गई। उन्होंने बिल्कुल। कुछ स्टेटमेंट दी हाँ, फिर उन्होंने एक अंडर वाटर टेस्ट किया सबमरीन लॉ स अपने न्यूक्लियर सबमरीन से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। अब उसकी रेंज है 9000 किलोमीटर। अब ये जो जे-3 है इस मिसाइल का नाम और एस-2 मेरे ख्याल से जो सबमरीन है 5 या 6 हैं इनके पास, 6 हैं। 6 इस तरह की सबमरीन्स हैं इनके पास। तो ये एक यूएस की तरफ इशारा था, भारत की तरफ इशारा था कि भाई हमसे पंगा मत लो, हम आपसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो पूरा जो ये गेम चल रहा है, एक चेस का गेम चल रहा है और भारत में चेस प्लेयर बहुत अच्छे हैं। बेचारे चुपचाप रहते हैं लेकिन डंक मारते हैं तो फिर वो चेकमेट होता है। तो इस समय एक चेकमेट की स्थिति बनाई जा रही है हमारे डिप्लोमैट्स द्वारा, हमारे जो सलाहकार हैं और प्रधानमंत्री जी जो हैं आप तो जानते हैं, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। वो पीछे से नहीं नेतृत्व करते हैं, आगे से नेतृत्व करते हैं। मैं किसी के उसमें बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी वो करना नहीं। एक जेन्युइनली ही मीन्स गुड फॉर द कंट्रीज़ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इसलिए मैं प्रेज़ कर रहा हूँ। मैं आर्मी मिलिट्री मैन हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगेगी मैंने बोल दूँगा कि ये मुझे नहीं अच्छी लगती है। दिस इज़ नॉट करेक्ट, राइट? सो ऐसी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसमें मेरा व्यू अलग है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से हम लोग मूव कर रहे हैं, एक मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। हमें पता है कहाँ मिलिट्री के आदमी को लगाना है। हमें पता है कहाँ पर हमारे डीएस बढ़ाने हैं। डिफेंस अटैचेज़ हमने पिछले 2 साल में करीबन 40 नए डीएस की लोकेशन बनाई है, ताकि हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी उसी तरह से आगे चले। कनेक्टिविटी देखिए हर लेवल पे होनी चाहिए। खाली अगर आप सोचते हैं कि राजदूत और राजदूत आपस में मिल कर के एक बहुत बड़ा माहौल बना लेंगे तो आप गलत हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जो काउंसलर्स हैं वहाँ पे, मिलिट्री के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, डीए बोलते हैं, डिफेंस अटैचे, मिलिट्री अटैचे, आर्मी अटैचे, कई सारे नाम हैं इनके। इंटेलिजेंस के जो लोग रहते हैं, ये लोग अपना नेटवर्क जब तक नहीं बनाएँगे, तब तक वो मिलिट्री डिप्लोमेसी फुल उसमें नहीं आएगी। नेवी है,
उनकी जो पोर्ट कॉल्स होती हैं, तो इस तरह की चीज़ों से करके अपनी प्रेज़ेंस को बढ़ा रहा है भारत और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप ऐसे और मूव्स देखेंगे और स्ट्रेंथनिंग देखेंगे और ये सब टारगेटेड है, जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको उनको टारगेटेड है और एक जेन्युइन रिश्ता बनाना चाहता है भारत वर्ल्ड पीस के लिए। और वर्ल्ड पीस का रास्ता जो है, ये गुज़रता है इस तरह के मूव से और ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री पावर से भी या हार्ड पावर से भी। जी। आपने सर दशकों तक भारतीय सेना और कूटनीति को बड़े करीब से देखा है। पहले भारत चीन की हरकतों पे सिर्फ एक रिएक्शन देता था, आपको भी मालूम है। लेकिन अब हुँ। हम उसके पड़ोसियों आई मीन वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ मिल कर के घेराबंदी कर रहे हैं उसकी। तो इस साइलेंट वार को बड़ा गेम खेला जा रहा है। अब आप चाइना को जी, देखिए, चाइना ने एक्सिस बनाई है अपनी चाइना, पाकिस्तान, टर्की और कुछ हद तक ईरान अभी दोनों तरफ का रास्ता है और भारत को वो अपने सो कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत वो नेपाल, चाइना नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान के थ्रू भी इधर श्रीलंका के थ्रू, मालदीव्स के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू एक एक अपने घेरे में लेना चाहता है, नज़दीक वाला घेरा। अब भारत क्या कर रहा है, चाइना बड़ा देश है, चाइना की रीच बहुत ज़्यादा है, तो भारत अब एक बड़ा घेरा बना रहा है। दाहिने से अगर आप चलें, पैसिफिक आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान, इधर आ जाइए आप वियतनाम, फिर और आ जाइए इंडोनेशिया और फिर आ जाइए हमारे आस-पास जो शिकंजे वो कस रहा था, तो श्रीलंका को उस शिकंजे से बाहर कर दिया गया है। मालदीव्स को उस शिकंजे से बाहर कर दिया है। नेपाल और भूटान की बारी है न भूटान तो वैसे भी हमारे इन्फ्लुएंस में है। नेपाल की बारी है, धीरे-धीरे नेपाल को भी सॉरी हम लोग अपनी तरफ कर लेंगे। बांग्लादेश है, वो थोड़ा-सा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उस तरह का जी, कुछ काम कर रही है, तो उसको उसी खंभे से बाँध दिया जाएगा, मेरे ख़्याल से। अपनी जो भारत की जो डिप्लोमैटिक और मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, वो इस समय बांग्लादेश पर काम कर रही है। सो भारत ने एक बड़ा जाल बिछाया है और फिर एक छोटे जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि चाइना ने हमारे ऊपर लगा रखा है। तो ये है बड़ी चाल। अब इस बड़ी चाल में कुछ क्रिटिकल ज्योग्राफीज़ हैं, यानी कि भूगोल है कहीं-कहीं पे। पहला जी, भूगोल जी। आपने बोला मलक्का स्ट्रेट, आपको मतलब सीधे ही ध्यान में आ गया मलक्का स्ट्रेट। जी, मलक्का जी। स्ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है? इंडोनेशिया और भारत। अब आपको बता दूँ अंडमान निकोबार के सदर्न मोस्ट कोस्ट से इंडोनेशिया के कोड के बीच में जो दीदी दूरी है खाली 700 किलोमीटर है बस। तो एक तरह से पहरेदार हैं ये मलाक्का के, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार आइलैंड। और इसकी वजह से ही निकोबार आइलैंड को एक बहुत बड़े मिलिट्री बेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके लिए आप देखते हैं कि हमेशा जो निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो हमेशा मिलिट्री के होते हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों या एयरफोर्स के हों। इस समय नेवी के पुराने चीफ हैं जो कि वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, प्लस एक कमांड है जिसको कि या तो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स किसी किसी भी एक सर्विस के एक लेफ्टिनेंट जनरल इक्विवेलेंट जो है उसकी कमांड देख रहे हैं। अब पूरे अंडमान निकोबार को एक स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर या मिलिट्री बेस के तौर पे कन्वर्ट किया जा रहा है। इसकी पहुँच बांग्लादेश से लेकर के नीचे इंडोनेशिया तक है। सो अगर बांग्लादेश ये उम्मीद कर रहा है कि चाइना आकर के उसको सपोर्ट कर देगा, तो सबसे पहले जो वॉर अगर हम करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि उसका जो इम्प्लीकेशन है, वो फिज़िकल और नॉन फिज़िकल लेवल में एक दूसरे को हानि पहुँचाने से लेकर के और आगे तक की कार्रवाई इसमें हो सकती है। इकोनॉमिक हानि, मिलिट्री हानि, कैज़ुअल्टीज़, कई सारी चीज़ें। ये सब चेस मूव्स हैं। ये सब अपने-अपने जो क्या बोलते हैं मोहरे हैं, उनको बिठाया जा रहा है इधर-उधर। वो उधर कुछ कर रहा है, हम इधर कुछ कर रहे हैं। ठीक है? तुर्की ने क्या किया?
नेटो की मीटिंग कर रहा है, उसमें ट्रम्प आ रहे हैं। आपको दुश्मन की चाल भी देखनी चाहिए। तो तुर्की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को किसी तरह से अपनी साइड में रखे। अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया। अब अमेरिका किसी को नहीं चाहता है। ना वो उसको नॉर्थ कोरिया से अच्छे रिलेशंस हैं, ना उसके रिलेशंस चाइना से उतने अच्छे हैं, लेकिन मजबूरी में उनके आपस में जो ट्रेड और बाकी जो रिश्ते इतने गहरे हो गए हैं कि अगर वो छोड़ना भी चाहें ना, तो चिपक गए हैं। ठीक है ना? एक एक गम की तरह वो चिपके हुए हैं, क्विक फिक्स की तरह चिपक गए हैं जिसको निकालना मुश्किल है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह से निकले, लेकिन इतने सारे धागे बंधे हुए हैं कि अभी लपेटने में टाइम लगेगा उन लोगों को। तो तुर्की क्या कोशिश कर रहा है कि एक लैंड बेस्ड एक्सिस बनाए यूएस के साथ। यूएस तो ख़ैर वैसे भी इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो उसको फाइनली तो सी के रास्ते ही आना पड़ेगा, लेकिन उसके बेसिस बहुत हैं इस लैंड एरिया में। वहीं पर जो बाकी दुनिया के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आ रही है, जिसमें कि अमेरिका कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। कभी बोलता है हम फ्री एंड ओपन पैसिफिक चाहते हैं और फिर वही जा कर के वो क्या बोलते हैं चाइना को कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसके खुद के कुछ इंटरेस्ट वहाँ पर हैं। ताइवान को एक्टिव सपोर्ट देना उसने एक तरह से बंद कर दिया है। उसने बोला है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम ताइवान को एक्टिवली मतलब फिज़िकली सपोर्ट करें या जैसे भी है। कभी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ये फ़ेज़ क्लियर होगा ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के बाद, क्योंकि दोबारा तो वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते हैं। अब जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो किस तरह से इस पूरे विश्व को आगे ले जाता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो 3 साल तक तो आप मान के चलिए कि इस तरह की जो कैओटिक वर्ल्ड है, ऊपर ऊपर-नीचे होने वाला जो विश्व है, उस तरह का कुछ रहेगा। भारत इस समय सिर्फ़ अपने जो मोहरे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चाणक्य की तरह 4-5 कदम आगे सोच करके चल रहा है। जिसमें कि हमको ये भी जानना है कि हमारी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है। कौन-कौन से ऐसे देश हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए जापान के साथ करार किया है। इसलिए नीदरलैंड्स के साथ करार किया। देखिए, हर ट्रिप में भारत जो है, कुछ न कुछ निकाल के ले आ रहा है। नीदरलैंड्स में क्या किया उसने? चिप फैब्रिकेशन मशीन, एएसएमएल कंपनी के साथ जो उसने एएसएमआर या कंपनी के साथ जो उसने करार किया है, उसकी वजह से हम भले ही 5 एनएम की चिप ना बना पाएँ, लेकिन 28 एनएम की चिप हम रेडिली बनाना शुरू कर देंगे। और भारत में मैं कई लोगों से मिला हूँ, जो एआई सोवरेन हेड हैं मिस्टर संदीप जैन, उनसे मैंने 3-4 दिन पहले बात करी थी। उन्होंने एक प्लान बना लिया है कि बोलते हैं, "आप चिंता मत करिए, हम 28 एनएम अगर हमारे पास कैपेबिलिटी आती है, उसको प्रोसेसिंग कर कर के हम लोग 5 एनएम, 3 एनएम तक जाएँगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है।" तो एक एक प्लान आगे इमर्ज कर रहा है। और उस प्लान को आप तभी देखेंगे जब उसका एक्टिव आउटकम आपके सामने आएगा। तो इस समय एक कहूँगा कि साइलेंट प्रिपरेशंस फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है, और साइलेंट प्रिपरेशन भारत को विश्व पटल पर एक ऐसी शक्ति में उभारने के लिए कार्रवाई चल रही है, जिससे लोग भारत को किसी भी फोरम में इग्नोर ना कर सकें, और अगर इग्नोर करते हैं तो घाटा उनका होगा। इसीलिए आपने देखा होगा टर्की भी धीरे-धीरे अब भारत के अंदर आके बोलता है, नहीं हमारे तो रिलेशन बड़े अच्छे हैं। जी, अब जी। रह जाए के 2-3 लोग ही रहेंगे, एक वो पाकिस्तान रहेगा और एक शायद नॉर्थ कोरिया और चाइना रह जाएँगे। इनके दोस्तों की कमी खलेगी इनको बाद में। अब भारत कोशिश कर रहा है जितने दोस्त बना सके अपनी शर्तों पे, दूसरों की शर्तों पे नहीं, अपनी शर्तों पे, और उसी के तहत ये सारी कार्रवाई चल रही है, गिव एंड टेक हो रहा है। एक्सपोर्ट कहीं इंडोनेशिया में उसका क्या एम है? एक तो पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारा इंडोनेशिया का भारत का पुराना है। वो तो मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे सनातनी थे। खुद जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनको हाईएस्ट अवार्ड जी। दिया है मोदी जी को बिंतांग, ठीक है ना? तो
ऐसे सभ्यता में मैंने बोला ना सभ्यता वाला विश्व भी आएगा। तो ऐसी सभ्यता में बिल्कुल, धीरे-धीरे ये सभ्यता उभर के बाहर आ रही है। इतनी ज़्यादा सभ्यता का असर दिख रहा है कि पाकिस्तान अब मजबूर हो गया है ये बोलने के लिए कि हमारा तो लिंक मोहनजोदड़ो से है, हड़प्पा हड़प्पन सिविलाइज़ेशन मजबूरी है से है। उसकी। तो जी, जी, भैया तो फिर तुम इस्लामी क्यों बन गए? अगर तुम्हारा उनसे कनेक्ट है तो उनको बताओ अपना ये नहीं जानते हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो सिविलाइजेशन थी, वो इंद्रप्रस्थ से निकल के एक्सटीरियर में गई है। पुराने भी अगर आप हमारे देखें जो हमने हमले-वमले किए वो यूरोपियंस के खिलाफ किए थे, अलेक्जेंडर के खिलाफ किए थे। उसके पहले भी जो एक टसल थी इंडस वैली तक, सिंध नदी तक, सिंधु देश जो है वो भारत के अंदर था। तो ये अपने आप को अगर मोहनजोदाड़ो की औलाद बोलते हैं, तो अगर वो जोदाड़ो और हड़प्पा की औलाद बोलते हैं, तो वो एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि वो भी एक सनातनी हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको पता चल गया है कि जब तक हम खाली रिलिजन की पावर से सर्वाइव नहीं करेंगे अब वो, जब तक उनके अंदर एक सभ्यता का भाव नहीं आएगा कि मैं इस बड़ी परंपरा सभ्यता का एक हिस्सा हूँ, एक उसी का प्रोजनी हूँ, आगे जो बढ़ के निकले हैं, तब तक वो ताकत नहीं आएगी उनमें। आज देखिए उनके फ्यूनरल का सेलिब्रेशन हुआ था ईरान में 4 2 दिन पहले, कितनी भीड़ उमड़ के बाहर आई थी। वही भीड़ 8-9 महीना पहले इसी गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब प्रदर्शन कर रही थी सड़कों पे। आज उसके लिए सपोर्ट हो रहा है। एक तरह से अमेरिका ने ईरान को जीने का इकट्ठा साँस कर दे दी। दिया। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने उनको जिला दिया है। अगर वो कुछ नहीं करते तो शायद ईरान अब तक बिखर रहा होता। लेकिन अब बिल्कुल, तो ईरान पूरा इकट्ठा हो गया है और हमेशा देखा गया है कि अगर आप बाहरी दुश्मन को टारगेट करते हैं तो अंदर वाले सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो भारत साइलेंट वॉर नहीं कर रहा है, भारत साइलेंट गेम खेल रहा है। अगर आप ये बोलेंगी तो बिल्कुल सही होगा, साइलेंट गेम खेल रहा है और इस गेम से प्रैक्टिस कर रहा है। थोड़ा-सा अपने जो क्या बोलते हैं मूव्स हैं फ्यूचर में जो आएँगे, उनके लिए थोड़ी-सी भूमिका बना रहा है। जनरल साहब आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि मैसिव प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है। आपने जनरल साहब मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय धन्यवाद। भारत। जय हिंद जय भारत।